नमस्कार, मैं हूं पंडित अरविंद गौड़। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष विद पंडित गौड़ में। और हमारी आज की चर्चा का विषय है शुक्र का राशि परिवर्तन। शुक्र ग्रह अपनी मीन राशि में 31 मार्च को प्रवेश करेंगे और 24 अप्रैल तक वहीं बने रहेंगे। तो इसका प्रभाव सभी राशियों पर क्या होगा, इसी संबंध में ये वीडियो है। अब यहां एक और बात हो रही है, वो ये कि शुक्र अपनी उच्च राशि में है, अपना एक राजयोग का निर्माण कर रहा है गोचर में, जिसका नाम है मलयमायु, जो बहुत धन देने वाला है, धनी संपन्न करने वाला है। तो ये हो गया प्लस पॉइंट। लेकिन एक और दो छोटी छोटी घटनाएं हैं कि सूर्य भी वहां पर मीन राशि में बैठे हैं पहले से, और राहु देवता भी हैं। तो अब ये अकेले शुक्र का प्रभाव नहीं होगा, उसके साथ राहु का भी प्रभाव देखने में आएगा। तो सूर्य का प्रभाव कुछ दिन रहेगा, फिर हट जाएगा। तो इसलिए हम मिला जुला करके इसका प्रभाव देखने का प्रयास करते हैं कि सभी राशियों पर क्या प्रभाव आएगा। और एक शानदार बात करते हैं, जब शुक्र और राहु एक साथ होते हैं तो इसे कलंक योग भी कहते हैं। ये लिमिट्स तोड़ता है। शुक्र का अर्थ क्या है, अगर इतनी सी बात समझेंगे तो मजा आ जाएगा कि शुक्र का अर्थ है लग्जरी, संपन्नता, आनंद, वैभव, प्रेम, लगाव, घूमना फिरना इत्यादि। और राहु उसको एक्सट्रीम लिमिट तक ले जाने का प्रयास करता है। यानी आप बहुत ज्यादा घूमे फिरे, बहुत पैसा खर्च हो गया। प्रेम की बात आई तो प्रेम के लिमिट्स तोड़ के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पे चली गई। कुछ खरीदने की बात सोची, जैसे मान लीजिए घर, तो उम्मीद से ज्यादा महंगा घर खरीद लिया। अगर इसी को हम ऐसे ले लेते हैं कि आपको कार लेनी थी तो और ज्यादा बड़ी कार ले ली। तो कुल मिलाकर हुआ ये कि जो शुक्र रुपए पैसे का कमाने का आनंद देने की बात करता है और देता भी है, वही शुक्र अगर राहु के साथ आ जाता है तो कहीं ना कहीं उसके प्रभाव में गड़बड़ हो जाती है कि उसका एक्सीलेटर जरा बढ़ जाता है और ब्रेक जरा कम हो जाता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि उसकी स्पीड थोड़ी बढ़ जाती है। आमदनी के दृष्टिकोण से तो बहुत शानदार बात है, लेकिन उस आमदनी की चाहना, उस आमदनी के लिए प्रयास, उस आमदनी को बाद में भी तो मेंटेन करना है जो हमने खर्च किया। तो यही बस थोड़ा थोड़ा सा ध्यान रखने की बातें हैं। राहु को खराब करना, राहु है काला छाया, वो जिस भी चीज पर अपनी छाया डालता है उसे काली कर देता है, बुरी कर देता है, खराब कर देता है। उसका वो मीठा रिजल्ट आने नहीं देता जो आना चाहिए था। अब इसका अर्थ कैसे लेंगे कि मकान खरीदा, 1 करोड़ का लेना चाह रहे थे, 1 करोड़ 30 लाख का लिया, लेकिन अब उसमें रह के मजा नहीं आ रहा। ये एक तरीका है। प्रेम विवाह किया, प्यार था, कई वर्षों से पहचानते थे, लेकिन अब लग रहा है कि हमारे में वो ट्यूनिंग नहीं आ पा रही जो आनी चाहिए थी। घर से 5 तोले सोना लेने निकले, 10 तोले सोना खरीदा गया। एक एग्जाम्पल है ना, लेकिन अब डिजाइन पसंद नहीं आ रहा। तो कहीं ना कहीं उसमें मलिनता, उसमें नेगेटिविटी, उसमें बुराई राहु ले आता है। यही कुल मिला के राहु का रोल है कि उसे वो खराब कर देता है। आनंद भी आया, पैसा कमाया, पैसा खर्च भी करा, पर वो आनंद जो हम चाह रहे थे वो राहु के कारण आया नहीं। कुल मिलाकर इतनी सी सारी बात है। अब इसका प्रभाव सभी राशियों पर एक एक करके चेक कर लेते। तो मेष राशि के लिए ये 12वें घर में बैठेगा। शुक्र के लिए तो 12वां घर बहुत अच्छा है, लेकिन राहु के लिए 12वां घर खराब है। वहां पे कोर्ट कचहरी कानून भाग दौड़ की बात करता है। अब कहां से आएगा वो रूट, कहां से खुलेगा? कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा तनाव आएगा। आमदनी अपनी जगह है, पैसा अपनी जगह आएगा, लेकिन वो एक्स्ट्रा खर्च हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, उसका वास्तविक लाभ नहीं मिल रहा। यह हमारी हद से ज्यादा पैसा खर्च हो गया। ससुराल को कोई फंक्शन निकल आया, वहां बहुत खर्च करना पड़ा, किसी को उधार देना पड़ गया, किसी को सहयोग देना पड़ गया, तो ऐसी स्थिति होगी। तो अगर इसे हम वैवाहिक जीवन के हिसाब से देखते हैं, पैतृक संपदा के हिसाब से देखते हैं, परिवार के साथ तालमेल के हिसाब से देखते हैं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन राहु के कारण क्या होगा, थोड़ी सी अति हो जाएगी। ज्यादा खर्च हो गया, ज्यादा उधार दे दिया, अब वापस नहीं आ रहा। इस तरह का मिला जुला प्रभाव मेष को देखने के लिए आएगा। तो ना बहुत अच्छा है ना बहुत बुरा है। आमदनी अपनी जगह, समस्याएं अपनी जगह।
अब आती है वृषभ की। अब देखिए वृषभ राशि का स्वामी ही शुक्र होता है और कहां बैठ गया, लग्न का स्वामी बैठा 11वें भाव में। ये गजब की अच्छी बात हो गई। अत्यधिक धन, सेहत, सम्मान, मान देगा और राहु भी यहाँ पर जबरदस्त अच्छा प्रभाव देगा। तो अब यहाँ ये कलंक के बजाय आमदनी को बेहिसाब बढ़ाने का प्रयास करेगा, उसका सिर्फ आमदनी से लेना देना। कभी कभी ऐसा देखने में आ सकता है कि थोड़ा स्वास्थ्य की, मांसपेशियों से संबंधित थोड़ी हेल्थ इश्यूज आ जाए, ऐसा हो सकता है। लेकिन बेहतरीन अच्छा रिजल्ट सेहत के हिसाब से, व्यक्तित्व के हिसाब से, शत्रुओं के दमन के हिसाब से, पैसे की रिकवरी के हिसाब से, कर्ज डिमांड, अगर आप चाहेंगे कर्ज लेना किसी चीज को और ज्यादा करने के लिए, आराम से मिल जाएगा। कर्ज देना चाहें तो भी दे सकेंगे। तो आमदनी के लिहाज से, सेहत के लिहाज से, व्यक्तित्व के हिसाब से, प्रसन्नता के हिसाब से ये योग बहुत सुंदर रहने वाला है। इसको कोई नुकसान, कोई समस्या देखने में नहीं आएगी। मिथुन की बात करते हैं। मिथुन के लिए जो स्थिति है वो दशम भाव में योग बन के आ रहा है, बहुत अच्छा है। मालव्य महायोग का निर्माण हो रहा है इनमें, जो बहुत बड़ी बात है। पंच महायोगों में से ये एक होता है, बहुत शानदार। यहां राहु भी दशम भाव में बहुत अच्छा होता है, कारक होता है। अब शुक्र भी वहां कारक है, राहु भी कारक है, दोनों का मिला जुला प्रभाव जबरदस्त आएगा देखने में। तो आमदनी भी आएगी, खर्चे थोड़े से एक्स्ट्रा हो सकते हैं जो पहले चर्चा हमने ले ली। संतान के हिसाब से यहाँ पे स्थितियां ठीक हैं, उनका लाभ, संतान आपसे दूर जा सकती है, पढ़ने विदेश गए, पढ़ने हॉस्टल गए, ये भी फायदे की बात साबित होगी। तो रुपया, पैसा, धन संपदा, कार्य क्षेत्र पर आपका मान सम्मान, आपकी वाह वाह होना, आपको अप्रिशिएट किया जाना देखने में आएगा। किसी तरह का कोई भी नुकसान इस योग का, इस गोचर का आप पर असर नहीं आएगा, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस आएगी। अब कर्क की बात करते हैं। देखिए कर्क के लिए स्थिति ये 9वें भाव में बनेगी। 9वें भाव में भी वो एक प्लस पॉइंट ये है कि 11वें भाव का स्वामी अपने से 11वें भाव में, ये टेक्निकल चीज हो गई, इसे छोड़ देते हैं, 9वें भाव में ले लेते हैं। तो वो एक केंद्र मां के घर का, चौथे घर का कंट्रोलर होकर के यहां बैठेगा, बहुत अच्छा है। रुपया, पैसा, आमदनी, स्टेटस, किए हुए प्रयासों के फल प्राप्त होंगे। थोड़ी सी धार्मिकता प्रभावित हो सकती है, थोड़े पिता से तालमेल की कमी देखने में आ सकती है, 1-2%। लेकिन अलावा इसके इनकम के हिसाब से, सुखों के हिसाब से, मकान वाहन के सुखों के हिसाब से ये स्थितियां बेहतरीन अच्छी हैं। किसी तरह का कोई विशेष नुकसान इन्हें होता हो बिल्कुल दिखाई नहीं देता। तो कर्क के लिए भी इस योग को बहुत अच्छा समझा जाना चाहिए। 1% लाइफ में उतार चढ़ाव तो सबके आते हैं। अब बात आती है सिंह की। अब सिंह वो पहली राशि है जिसके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं, ना शुक्र का गोचर ना राहु का, दोनों का मिला जुला करके भी बिल्कुल अच्छा नहीं। यह स्थिति है कि दशम भाव का स्वामी होकर 8वें घर में चला गया, तो थोड़ी सी स्थिति खराब हो गई। 8वें घर में जब शुक्र जाता है तो ऐसी हेल्थ इश्यूज जिसका यूरिन से या शुगर से कोई लेना देना हो वो बढ़ जाता है, या ऐसा जिसमें कमर दर्द या वो सारा पोर्शन बॉडी का जिसको हम बेल्ट मानते हैं, कमर वाला पोर्शन, ये इशारे में समझ लीजिए, है ना। तो इससे संबंधित समस्याएं देखने में आ सकती हैं। उससे यूरिन इन्फेक्शन, शुगर बढ़ना, कभी कभी थायराइड का बढ़ना, टिपिकल लेडीज प्रॉब्लम्स का बढ़ जाना हो सकता है। तो मेहनत के फल कम मिलते हुए दिखाई दे सकते हैं, स्टेटस नीचे गिरता हुआ दिखाई दे सकता है, बहुत कोशिश के बाद भी वो परफॉर्मेंस नहीं आ रही जो आप उम्मीद कर रहे हैं, तो सारे रिजल्ट देखने में आ सकते हैं। जमा पूंजी थोड़ी खर्च हो सकती है, पैसे थोड़े ज्यादा खर्च हो सकते हैं, कोर्ट कचहरी कानून की थोड़ी सी भागदौड़ देखने में आ सकती है, तो आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। कुत्ते को दूध पिलाना यहाँ पर एक हल हो सकता है जिसका कि आपको लाभ होता हुआ दिखाई देगा। सफेद और मीठी चीज का दान करना, चीनी, मिश्री, बताशे इत्यादि, इसका भी लाभ आपको देखने में आ सकता है। किसी को कपड़े दिए जा सकते हैं, खाने पीने की चीज दी जा सकती है, इससे ये जो बुरा प्रभाव है थोड़ा मिनिमाइज हो जाएगा। अब बारी आ जाती है कन्या की। कन्या के लिए स्थिति 7वें घर में बनेगी। अब 7वें घर में गोचर में शुक्र का होना भी फेवरेबल नहीं होता और राहु का होना भी फेवरेबल नहीं। ये दोनों ही सूरतों में वैवाहिक जीवन में तनाव देखने में आएगा, सुखों में तनाव देखने में आएगा, और अपने स्टेटस में यानी रोजमर्रा की आमदनी प्रभावित हो रही है, सुख प्रभावित हो रहे हैं, वैवाहिक जीवन प्रभावित हो रहा है, ससुराल वालों से तालमेल की कुछ दिक्कतें देखने में आ रही है, और स्टेटस को लेकर के भी कुछ तनाव देखने में आ सकता है। सीधे सीधे कन्या के लिए स्थिति अच्छी नहीं है। आपकी सेहत, आपका व्यक्तित्व, आपका स्टेटस, आपका मन, आपका सुख, ये सब प्रभावित हो रहे हैं, तो ये फेवरेबल कंडीशन नहीं रहेगी।
और इसका एक और अर्थ निकल के आएगा जिसे हम कहते हैं इल्जाम लगना, आपके ऊपर एलिगेशन आना किसी के लिए। अब इसका अर्थ ये समझिए कि मुझे आपके चरित्र पर डाउट है, इस तरह की समस्या भी देखने में आ सकती है। उपाय वही करना है, सफेद और मीठी चीज खाने के लिए किसी को देनी है, गिफ्ट में देनी है, प्रसाद के रूप में बांटनी है और कुत्ते को दूध पिलाना है। इससे जितनी भी राहत आ सकती होगी जरूर है। उपाय से समस्या थोड़ी मिनिमाइज हो जाती है, खत्म नहीं होती लेकिन काम चल जाता है। मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं कि चश्मा लगाने से आंखें ठीक नहीं होती पर दिखाई देने लगता है, काम चल जाता है। अब बारी आती है तुला की। तुला के लिए छठे भाव में बैठेगा। अब छठे भाव में शुक्र का जाना तो गोचर में खराब है, आर्थिक दृष्टिकोण से फायदेमंद नहीं है, सेहत के हिसाब से भी फायदेमंद नहीं है, यही नुकसान देखने में आता है। आपकी जमा पूंजी भी खर्च होती हुई दिखाई दे सकती है। लेकिन यहाँ राहु का होना बहुत शानदार है, रिकवरी के हिसाब से, शत्रुओं पर दबाव बनाने के हिसाब से, जीत के हिसाब से, किसी तरह की कानूनी झंझट। अब सोचिए कोई पुराना झंझट था जिसकी पेमेंट आपको देनी थी पर किसी भी कारण आप नहीं दे पा रहे थे, अब राहु वो सेटलमेंट करवा देगा। जेब से पैसे तो गए लेकिन एक समस्या सॉल्व हो गई। कोई पुरानी पेनल्टी थी, कुछ पुराने चालान थे, वो सब चीजें यहाँ पे देखने में आ सकती। कोई पुराना हिसाब किताब है वो बराबर देखने में आ सकता है। तो मिला जुला सा प्रभाव आएगा। शुक्र के कारण धन कम होगा, घटेगा, और राहु के कारण समस्याएं घटेंगी। तो समस्याएं घट जाए, रुपया कमाई ही सीधे जाता है। ये मिला जुला सा प्रभाव है, ना बहुत अच्छा ना बहुत खराब। वृश्चिक की बात करते हैं तो वृश्चिक के लिए शुक्र की स्थिति तो बहुत शुभ है, उनके हिसाब से कोई आपत्ति नहीं, लेकिन राहु के कारण वो स्थिति जरा एवरेज हो जाएगी। पांचवें घर में राहु शुक्र का प्रभाव देखने में आएगा। ये संतान के लिए थोड़ा कष्ट देगा, आपके विचार करने की सामर्थ्य को गड़बड़ा देगा, सही मौके पर सही फैसला ही नहीं कर पा रहे, या जो फैसले कर रहे हैं बाद में वो गलत साबित हो गए, जिसे हम जनरली एग्जीक्यूटिव डिसीजन कह देते हैं। तो एग्जीक्यूटिव डिसीजन में ये प्रॉब्लम देखने में आएगी। आपको डाइजेशन की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम देखने में आ सकती है, खर्चे थोड़े हद से ज्यादा देखने में आ सकते हैं, लेकिन वैवाहिक जीवन के हिसाब से अच्छा है। जीवन साथी का सहयोग, ससुराल वालों का सहयोग मिलने का योग अच्छा है। कुछ हद तक आपकी बात का वजन, किसी की राय देना, किसी को सलाह देना, किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करवाना, ये इंप्रूव हो सकता है। संतान को लेकर के थोड़ी बहुत दिक्कत देखने में आ सकती है, लेकिन ये मिला जुला सा प्रभाव है, थोड़ा अच्छा थोड़ा खराब, पूरी तरह खराब नहीं। फिर भी अगर ठीक समझें तो कुत्ते को दूध पिलाने वाला उपाय करना चाहिए, इसका लाभ देखने में जरूर है। किसी को भोजन करवाएं, आपको लाभ। अब आती है धनु की बारी। अब धनु में ये स्थिति क्या है, चौथे घर में बैठे है, और चौथा घर हमारा केंद्र का एक हिस्सा है, और यहाँ पर राज्यों का निर्माण हो रहा है, और उस राज्यों का नाम है मालव्य महायोग। आमदनी के हिसाब से बेहिसाब अच्छी स्थिति है, कोई आपत्ति की बात नहीं है, लेकिन राहु ने क्या करा, उस सुखों में, उस आनंद में ग्रहण लगा दिया। भाव ये निकला कि पैसे भी कमाए और खूब कमाए, लेकिन उसका वास्तविक इस्तेमाल नहीं हो पाया, वो पैसे इधर से उधर और कामों में खर्च हो गए। तो आपने एक्स्ट्रा अर्निंग कर ली, इसके लिए अच्छा है, पर शत्रुओं से संबंधित तनाव आपको देखने में आए, राहु ने वो सेटल करे। हेल्थ इश्यूज थोड़े देखने में आ सकते हैं, आपकी पब्लिक इमेज थोड़ी सी खराब हो सकती है, आपके चरित्र पर किसी तरह का कोई आक्षेप लग सकता है। तो अर्थ क्या निकला कि सिर्फ रुपया ही बड़ी बात नहीं है ना, हमको रुपए के साथ आनंद भी तो चाहिए, सुख भी तो चाहिए। वो सुखों को कम कर देगा। इसका अर्थ ये निकलेगा कि कहीं ना कहीं जीवन साथी से थोड़ी से तालमेल ऊपर नीचे हो सकते हैं। माँ का स्वास्थ्य, माँ से अलग होना, मातृभूमि से अलग होना, कहीं विदेश जाना, कुछ एक्स्ट्रा घूमना फिरना, पैसे बहुत खर्च हुए और वास्तविक सुख प्राप्त नहीं हुआ, इनकम इंप्रूव हुई। तो ये भी एक मिला जुला प्रभाव है, थोड़ी सावधानी की जरूरत है। आपने कुछ करा या नहीं करा, लेकिन इल्जाम आपके सिर पे आ सकते हैं। उपाय तो मैं बार बार रिपीट कर ही रहा हूं, फिर से रिपीट कर देता हूं। कुत्ते को दूध पिलाना और सफेद या मीठी चीज का भोग लगाकर ईश्वर के नाम को भोग लगा के और प्रसाद के रूप में बांटना है, किसी को भोजन करवाना। अब बात आती है बारी मकर की। मकर के लिए तीसरे भाव में स्थिति बनेगी। यहां गोचर में एक और अच्छी बात है, देखो कि केंद्र त्रिकोण का योग बना रहा है, शुक्र बड़ा फेवरेबल है मकर के लिए, तो बहुत ही अच्छा संतान के लिए, ज्ञान के लिए, बुद्धि के लिए, सोच समझ के लिए, प्लानिंग्स के लिए, स्टेटस के लिए, कार्य क्षेत्र में मान सम्मान के लिए, जहां हम प्रयास करते हैं वहां हमारी वैल्यू और कदर हो, बहुत अच्छा। और राहु इस अच्छाई को बेहिसाब बढ़ाने की कोशिश करेगा।
यानी किसी तरह का कोई नुकसान आपको देखने में नहीं आएगा। बहुत हद हो गई तो आपको लेफ्ट कंधे में थोड़ा दर्द देखने में आ सकता है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन लमसम देखें तो स्थितियां बहुत अच्छी हैं, किसी तरह का कोई नुकसान इसमें होता हुआ दिखाई नहीं देगा। बहुत आनंद की प्राप्ति यहाँ पर होने वाली है। आपको आपकी मेहनत का फल उम्मीद से भी ज्यादा मिल सकता है, आर्थिक संपन्नता उम्मीद से भी ज्यादा बढ़ सकती है। कुंभ की बात करते हैं तो कुंभ के लिए भी ये योग बहुत अच्छा है। दूसरे भाव में बैठा है जो धन भाव ही है, पैतृक संपत्ति का भी है। तो यहाँ पे सूर्य का, यहाँ पर राहु का होना भी उतना खराब नहीं है, थोड़ी बहुत गले की तकलीफें हो जाती, लेकिन शुक्र का यहाँ पर होना बहुत अच्छा है। केंद्र त्रिकोण का योग बनाकर बैठा है, तो आपकी बोली भाषा की थोड़ी सी कठोरता से भी अगर आपने आमदनी ली, कार्य क्षेत्र में तरक्की करी, सुखों को बढ़ाया, कुछ मकान वाहन जैसा खरीदा, पैतृक संपदा को बढ़ाया, किसी तरह का पुराना झंझट पैतृक संपदा का था वो सॉल्व हो गया, आपके समझाने से कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ये सारा मान सम्मान धन स्टेटस संतान, ये सारी स्थिति यहाँ पे बहुत अच्छी इंप्रूव होगी। तो टेक्निकली किसी तरह का कोई भी नुकसान देखने में नहीं आ रहा है। बात आती है आखिरी मीन की। मीन की स्थिति है कि लगन में आएगा, राजयोग का निर्माण हो रहा है, जबरदस्त अच्छा राजयोग यहाँ बन रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक नुकसान ये होता है कि ये राजयोग इसलिए खराब है क्योंकि वो 8वें और तीसरे भाव का स्वामी होकर के लगन में आया, तो स्वास्थ्य पर दबाव डालेगा, चारित्रिक हनन की स्थितियां आएंगी, शुगर बढ़ सकती है, ऐसा देखने में आ सकता है, वैवाहिक जीवन बुरी तरह प्रभावित हो सकता है। राहु के कारण आप में क्रोध उद्दंडता थोड़ी सी बढ़ सकती है, तो थोड़ी सावधानी रखेंगे तो बात बन जाएगी। लेकिन ये तय है कि इस समय थोड़ा कष्ट का है, थोड़ा मुश्किल का रहेगा, और इसमें सम्मान के बजाय सम्मान की हानि होने की गुंजाइश ज्यादा है, तो सावधान न रहे तो दिक्कत देखने में आ सकती है। उपाय क्या करना है? फिर से वही उपाय करना है, कुत्ते को दूध पिलाना है और किसी को भोजन करवाना है, सफेद और मीठी चीज का ईश्वर को भोग लगाने और उन्हें प्रसाद के रूप में बांटना है। तो इससे ये प्रॉब्लम थोड़ी मिनिमाइज हो जाएगी। तो यहां पर 5 ऐसी जबरदस्त राशियां हैं जिन्हें बहुत लाभ होगा। उनका नाम है वृषभ, मिथुन, कर्क, मकर और कुंभ। इनको कोई नुकसान, कोई समस्या देखने में नहीं आएगी। वो राशियां जिनके लिए स्थिति बहुत खराब है वो है सिंह, कन्या और मीन। इन 3 के लिए स्थिति बहुत खराब है। अब 5 बहुत अच्छी, 3 बहुत खराब, और मेष के लिए, तुला के लिए, वृश्चिक के लिए और धनु के लिए ये स्थिति एवरेज प्रभाव देने वाली रहेगी। तो सभी राशियों पर ये चर्चा हो गई है। जिन्हें उपाय की जरूरत होगी उनके लिए उपाय बताए गए हैं। आप ध्यान देंगे तो इसका लाभ आपको देखने में आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।